तो कल थोड़ा तो मैंने डॉटनेट का ही वापस से इंट्रोडक्शन दिया था, जो हम लोग सी शार्प के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स। तो एएसपी डॉट नेट कोड क्या है, बेसिकली अब हमने पढ़ना है एएसपी डॉट नेट। एएसपी डॉट नेट इज अ वेब टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। तो एएसपी डॉट नेट कोर जो है इज अ open source, it's developed by, it's a version, new version of ASP.NET by Microsoft. It is an open source web framework which can be run on Windows, Mac or Linux। किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट को अपना होस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर उसके लिए वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं डॉट नेट कोर को। डॉट नेट कोर जब हमने स्टार्ट किया था, सी शार्प किया था, तो हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बात की थी। डॉट नेट कोर जो है वो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क का न्यू वर्जन है, विच इज दोनों में डिफरेंस ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलता था। उसमें जो एप्लीकेशंस हम डेवलप करते थे वो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बने हुए थे। लेकिन डॉट नेट कोर जो है इट्स फ्री है, पहली बात लाइसेंस नहीं है, इट्स अ फ्री ओपन सोर्स है। दूसरा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसमें जो हम एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं वो आपकी विंडोज, मैक और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करते हैं। डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बनती। यहाँ पर हम मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, आईओटी, मशीन लर्निंग, माइक्रो सर्विसेज, गेम्स, ऑल सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। डॉट नेट कोर इज रिटन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब ऐसा नहीं है कि सीशा पहले डॉट नेट जो फ्रेमवर्क था उसी को उन्होंने अपग्रेड किया। डॉट नेट को ओपन सोर्स बनाने के लिए और मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म करने के लिए उसको शुरू से स्क्रैच से कंप्लीटली डॉट नेट कोड को लिखा था माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ने उसको मॉड्यूलर, लाइटवेट, फास्ट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। इट इंक्लूड्स द कोर फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू रन बेसिक डॉट नेट कोर एप्लीकेशंस एंड अदर फीचर्स। डॉट नेट कोर है उसमें आपके बेसिक फीचर्स होते हैं। बेसिक फीचर्स मतलब जैसे कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है, इनपुट आउटपुट करना है, ठीक है, एरर वगैरह डिस्प्ले करनी है, कनेक्टिव करनी है, बाकी जो भी चीजें चाहिए होती हैं जैसे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है, तो उसके लिए जो एडिशनल फीचर्स है तो वहां पर ऑप्शन है न्यूगेट पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉटनेट कोर इज रिटन फ्रॉम स्क्रैच विच यू कैन ऐड इट इन योर एप्लीकेशन, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क जो है हमारा 2016 में आया था और अब उसको हम डॉटनेट बोलते हैं। डॉटनेट 5 के बाद से सीधे केवल डॉटनेट बोला जाता है। अभी करंट वर्जन डॉटनेट का 9 चल रहा है, 8 स्टेबल वर्जन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। सम लिमिटेशंस थी, क्यों डॉटनेट कोर की जरूरत पड़ी, क्योंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क की लिमिटेशंस थी, विंडोज प्लेटफॉर्म पे रन करता था खाली, और धीरे धीरे डिवाइसेस आ गई, लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मोबाइल फोन ही नहीं है, केवल डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, जैसे टैबलेट्स है, पैनल्स होते हैं, टेलीविजन है, आजकल हर चीज स्मार्ट है ना, तो हर एक चीज को कंप्यूटर आपको आईओटी करना है तो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी करनी है, तो देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनने चाहिए जो सब तरीके के डिवाइसेस पे चल सके, सब तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम कर सके। तो उसके लिए आपका जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसको भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा ना, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉटनेट फ्रेमवर्क की बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट कोर डेवलप किया। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क मशीन वाइड फ्रेमवर्क था, एनी चेंजेस उसमें करने पे डिपेंडेंसीज थी, मतलब हम एप्लीकेशन जिस मशीन के लिए कर रहे हैं उसी के हिसाब से मशीन के ऊपर डिपेंडेंट था। जबकि कॉमन टू हैव एन एप्लीकेशन, अब हमें आजकल के टाइम पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट बैकएंड, हमारे पास डेटाबेस भी केवल ये नहीं है कि हम केवल एसक्यूएल सर्वर या माइएसक्यूएल में भी डेटा है, इट कैन बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सर्वर्स, एडमिन, फ्रंट एंड, विंडोज, डेस्कटॉप्स आप डिफाइन कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी चाहिए जो कि हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम, हर तरीके के डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए डॉटनेट कोर डेवलप किया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉटनेट केयर इज टू मेक फ्रेमवर्क ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कंपैटिबल, दैट कैन यूज्ड इन वैरायटी
of verticals from the data center to touch based devices. ठीक है, तो we have different version of .NET और तो ये तो टेबल्स पहले के बने हुए हैं। आप करंट पे जाके देखोगे तो आपको और बेटर वर्जन समझ में आएंगे। 2009 8 2009 फिर आगे 2010 और भी वर्जन्स आगे आते जाएंगे आपके। अभी 2009 आ गया है, ठीक है, 25 में .NET 10 आ जाएगा। लेटेस्ट रिलीज अभी हमारे पास में .NET 10 चल रही है, 8 चल रहा है, उसके बाद 9 भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ज्यादातर आपके जो वर्जन्स होते हैं, जैसे जो इवन वर्जन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म, या हम पहले भी ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो .NET कोर के उस पे हम नहीं जा रहे। ओपन सोर्स है, रिपोजिटरीज वगैरह ऑप्शंस में होता है, अपाचे टू लाइन वो है, ये सब मैंने आपको कल भेज भी दिया। ठीक है, तुमको भेज दो। ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी .NET कोड हम आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, अभी तक जैसे विजुअल स्टूडियो करते थे आप कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करते थे, अब आप जब विजुअल स्टूडियो करोगे तो ASP.NET कोर हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे MVC से। ठीक है, MVC एप्लीकेशन सबसे पहले बनाएंगे, फिर API बनाएंगे, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। तो आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंसोल की जगह वेब एप्लीकेशन चूज करनी है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद सब तो हम करेंगे भी नहीं, हम स्टार्ट करेंगे MVC ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये टैम्पलेट आपको चूज करना है। ठीक है, ये आपको एक सैंपल टैम्पलेट क्रिएट करके देगा MVC एप्लीकेशंस के लिए। आप कोर एमटी भी चूज कर सकते थे, बट यहाँ पर हमें फिर एक एक चीज खुद ऐड करनी पड़ती है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कोर वेब ऐप से। कोर वेब ऐप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट जाओगे, यहाँ पर आपको चूज करना है आपको कहाँ पर आपको एप्लीकेशन, आपका फोल्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन को एक नाम देना है, MVC ऐप, और फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वर्जन सिलेक्शन के लिए आता है, फिर आपका ऑथेंटिकेशन अभी हम नहीं करेंगे। HTTP, क्योंकि हम वेब की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वेब जब हम करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, और HTTP एंड HTTPS दोनों चीजें होती हैं। तो आप इसको टिक रहने दो, आप हटा दोगे तो HTTPS कॉन्फ़िगर नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, हमें आगे जाके कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है, तो हम इसे टिक ही रहने देते हैं, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। ठीक है, अगर आप लोग पहले भी .NET पे काम करते आए हो, अगर आप program.cs और मेन प्रोग्राम वगैरह लिखकर काम करते हो तो आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेन क्लास प्रोग्राम मेन नहीं बनेगा, ये टॉप डाउन अप्रोच पे चलेगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो क्लिक कर दिया हमने और फिर हमने कहा क्रिएट। तो क्रिएट करेंगे तो आपका एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट होगा, वेब एप्लीकेशन।
हो गया, हो गया, ठीक है। इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर ग्रीन बटन पे देखिए तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ रहा है। इसको रन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर हम HTTPS कॉन्फ़िगर करके आते हैं तो बाय डिफॉल्ट HTTPS होता है, बट हम इसे HTTP पे, IIS एक्सप्रेस पे और WSL पे रन कर सकते हैं। WSL पे हमारे सिस्टम्स पे रन नहीं करेगा क्योंकि WSL हमने शुरू में ही पढ़ा कि दिस एप्लीकेशन कैन रन ऑन विंडोज, लाइनेक्स एंड iOS। तो WSL आपका लाइनेक्स एनवायरनमेंट होता है। हम अपने विंडोज सिस्टम पे लाइनेक्स एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम्स पे है तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, बट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। HTTP अब इसकी जरूरत भी नहीं है, डोंट वरी। आप यहाँ पर किसी भी एक को, IIS एक्सप्रेस जो होता है वो आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर एक इनबिल्ट वेब सर्वर है, क्योंकि हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। और आपको इतना तो थोड़ा आइडिया होगा कि वेबसाइट जब हम कोई क्रिएट करते हैं तो उसको होस्ट करना पड़ता है। होस्ट कहाँ पे करते हैं? वेब सर्वर पर होस्ट करते हैं, है ना। वेबसाइट को वेब सर्वर पर होस्ट करते हैं, तभी हम उसको इंटरनेट पे शो कर सकते हैं। तो वेब सर्वर पे होस्ट करने के लिए आपको डोमेन लेना पड़ता है, फिर वहां पर अपना सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बना रहे हैं ना, अभी हमारी फाइनल वेबसाइट तो है नहीं, तो हम उसे होस्ट नहीं करेंगे तो हम उसे फिर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए रन टाइम, आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो आपको एक इनबिल्ट IIS एक्सप्रेस देता है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट को रियल टाइम एनवायरनमेंट में ब्राउजर पे चेक कर सकते हो। दूसरा आपका HTTP और HTTPS है आपके विंडोज में, आपके विंडोज 11, 10, 12 जो है, इसका भी एक फीचर होता है IIS सर्वर, लोकल सर्वर फीचर होता है। हम उस लोकल सर्वर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वी कैन चेक कि हम सर्वर पर कैसे अपनी साइट को होस्ट करते हैं। तो HTTP पे कैसे चलेगा, HTTPS पे कैसे चलेगा, IIS एक्सप्रेस के थ्रू कैसे चलेगा। वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस जहां पर अलग-अलग सेटिंग्स भी काम करती है, पोर्ट एड्रेस काम करते हैं। तो वेबसाइट बनाने के साथ-साथ हम उसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करने के लिए ये ऑप्शंस यूज करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग पे जाकर आप F5 करते हो या ग्रीन बटन पर क्लिक करते हो, इट विल बिल्ड एंड रन योर एप्लीकेशन। तो जब आपके एप्लीकेशन को आप बिल्ड करोगे तो पहले ये एक टर्मिनल विंडो ओपन करता है। टर्मिनल विंडो के साथ साथ ये ब्राउजर पे एक टैब ओपन करेगा या नया ब्राउजर विंडो ओपन करेगा, जहां पर आपकी वेबसाइट को ओपन कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको कंट्रोलर क्रिएट करके दे रहा है, 2 पेजेस बना रहा है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट आपकी क्रिएट हो गई। अब इसको आगे जाके हमें चेंज, यस कर दो, यस कर, ओके कर दो, कोई बात नहीं, एक ही बार आएगा ये। तुमने पहली बार रन किया ना, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफाइन करेगा। आप इसके इसके साथ साथ एक टर्मिनल विंडो ओपन आ रहा है, यहाँ देख सकते हो ये आपकी वेब एप्लीकेशन की ऑप्शंस बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि आपके 2 पोर्ट्स हैं, लिसनिंग ऑन HTTPS पे 7024 पोर्ट, लोकल होस्ट हमारा, लोकल मशीन, हमारी लोकल मशीन इस समय हमारे लिए वेब सर्वर की तरह काम कर रही है। जैसे हमारा डेटाबेस सर्वर हमारा मेन सर्वर था, हमारा सिस्टम, ऐसे हमारा सिस्टम अभी हमारे लिए वेब सर्वर की तरह काम कर रहा है। बट हर वेबसाइट एक यूनिक पोर्ट पर काम करती है। तो वो यूनिक पोर्ट HTTP के लिए अलग होता है, HTTPS के लिए अलग पोर्ट होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका विजुअल स्टूडियो आपको कॉन्फ़िगर करके दे रहा है ये पोर्ट्स, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTTP देखो 7024 यही सेम एड्रेस है। आपका दूसरा पोर्ट एड्रेस है HTTP लोकलहोस्ट 5064। आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपकी वेबसाइट रन करेगी, क्योंकि हमने HTTP सपोर्ट किया हुआ है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है HTTPS पे। ये सेटिंग्स आपकी आपके program.cs की वजह से। यहाँ पर program.cs पे हमने एक कमांड लिखा हुआ है, करके आए थे, यूज HSTS करके आ रहा होगा, यस, HSTS है ना, HTTPS रीडायरेक्शन, यूज HTTPS रीडायरेक्शन। तो आप HTTP पे भी जाते हो तो वो इसको सिक्योर प्रोटोकॉल पे ले जाता है, HTTP सिक्योर पे ले जाता है। बट दोनों ही पोर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं, दोनों पोर्ट्स काम कर रहे हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं
इसको मैं भी कमेंट कर देती हूँ। तो 7024 पे चल रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये रीडायरेक्ट नहीं होगा, ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ। सेम एप्लीकेशन इधर भी है और इधर भी, दोनों पोर्ट्स पे चल रही है। ये HTTP है और ये HTTPS है। HTTPS की वजह से वो सिक्योर सॉकेट लेयर वाले पोर्ट पर आपके एप्लीकेशन को पोर्ट पे ले जा रहा है। आपका ये आपका वेब सर्वर आपका यहाँ रन हो रहा है, फिर आपको बोल रहा है कंट्रोल सी, आपको वेब सर्वर को बंद करना है, तो आप कंट्रोल सी करोगे तो यहीं से हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। देखो एप्लीकेशन आपकी क्लोज हो गई, वो विंडो जो ओपन हुई थी वो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो चुकी है। तो ये हमारा वेब एप्लीकेशन जो है वो आपकी रन कर रही है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन आपका यहाँ पर डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर अब आते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो आपके कंसोल एप्लीकेशन से यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर क्रिएट होकर आ रहे हैं, जैसे कनेक्टेड सर्विसेज है, डिपेंडेंसीज है, प्रॉपर्टीज है, फिर www रूट कंट्रोलर, मॉडल्स, व्यूज। आप हर एक फोल्डर पे क्लिक करोगे तो उसके अपने और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू में चले जाओ, यहाँ पे राइट में नहीं दिख रहा है तो व्यू पे चले जाओ और सबसे पहले लिखा होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। मिल गया? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपका अब इस समय बहुत जरूरी है। आपके उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, बट इसमें इसके बिना चलेगा नहीं। प्रॉपर्टीज, www रूट कंट्रोलर, मॉडल मॉडल व्यूज, हर एक के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स और बहुत सारी फाइल्स हैं। प्रोग्राम डॉट cs, इन सब के बारे में हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ASP.NET Core project files and folders are synchronized with physical files and folders. If you add a new file or folder in your project folder, तो ये आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। तो आपके उसमें सबसे पहली फाइल क्या होती है? सॉल्यूशन फाइल होती है। जैसे कंसोल एप्लीकेशन में थी तो सबसे पहला लाइन जो है टॉप लेवल में क्या होता है? .sln फाइल। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन फाइल के अंदर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। इट इज सेम एज कंसोल एप्लीकेशन। सॉल्यूशन जो भी नाम से हमने प्रोग्राम बनाया उसी नाम से आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। फिर उसके बाद अगला जो आपका नाम दिखाई पड़ता है वो है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाई पड़ता है। प्रोजेक्ट इज व्हाट? Project is under the solution node, solution explorer. You can see project की वो होती है, अगर हम C# पे बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा CSPRJ। अगर हमारी लैंग्वेज विजुअल बेसिक होती तो BBPRJ होता। ठीक है, तो क्योंकि फाइल्स आपकी BB में बनती तो प्रोजेक्ट की फाइल आपकी वहां पर बनती है। अगर आप प्रोजेक्ट को डबल क्लिक करोगे, ऑल द फाइल्स अंडर दिस नोड जो है वो आपकी प्रोजेक्ट है। आप उसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को देख सकते हो, डबल क्लिक करते हो तो आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स खुलती है। अभी के लिए आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग बिल्कुल सेम दिखेगी जैसी हमें कंसोल एप्लीकेशंस पे दिख रही थी। याद है ना, कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट की थी तब भी ये दिखाया था nullable implicit using target framework। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स फाइल है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमने कुछ चेंज करना नहीं है इसमें, हम इसे अभी यही छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला लिंक है कनेक्टेड सर्विसेज। ये आपका लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज, APIs, अदर डेटा सोर्सेज रिप्रेजेंट करता है जो आगे जाने पर हम यूज करेंगे। जैसे कि Azure वगैरह आप अगर अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हो, AWS ऐड करते हो, गूगल या क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, या हम कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो सर्विसेज आपके इस नोड पर दिखाई पड़ती हैं। अभी हमने एप्लीकेशन में कुछ किया ही नहीं तो ये खाली दिखेगा, इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज नोड कंसोल एप्लीकेशन में भी था। कंटेन्स दो आपके नोड्स होते हैं, यहाँ एक एनालाइजर नोड होता है और दूसरा फ्रेमवर्क है ना। डिपेंडेंसीज, एनालाइजर एंड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को आप ओपन करोगे आपको दो एप्लीकेशन दिखेंगी। एनालाइजर्स में बहुत सारे
APIs होती हैं, एक्सटेंशंस होते हैं स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए. दे हेल्प टू एनफोर्स कोडिंग स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई कोड क्वालिटी इश्यूज, डिटेक्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम इन योर कोड. एनालाइजर्स कैन बी कस्टम रूल्स. तो जनरली हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें विजुअल स्टूडियो अपने आप से बताता रहता है, या कभी समटाइम्स कुछ चीजें बोलता है ना, तो वो कोड एनालाइजर विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिकली चलता रहता है. आगे जाके जब जो लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं या क्वालिटी में ना, इनमें चेंजेस भी किए जाते हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो एनालाइजर पे भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं. ठीक है, इसमें हम पैकेजेस, थर्ड पार्टी एनालाइजर्स न्यूजेट पैकेज मैनेजर के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं. फ्रेमवर्क्स, उसके बाद अगला आता है फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क नोट कंटेन्स द टारगेट फ्रेमवर्क दैट योर प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू रन. जब हम केवल कंसोल एप्लीकेशन करते थे तो यहाँ पर एक ही लाइब्रेरी थी जिसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर ऐप. फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी में से, आपकी कोर एफएक्स में से इसमें 8 थी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसके अंदर क्या था, सिस्टम डॉट सीएस, आईओ था ना, थ्रेडिंग, ये सब हमने यूज किए थे, एक्स है ना. इनमें से काफी सारी चीजें हमने जैसे थ्रेडिंग यूज की थी, आईओ यूज की थी. ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर होती है, इनके बिना तो प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाएगा. और बाकी हम बनाने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड लाइब्रेरी इज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेटकोर डॉट ऐप. ये ASP.NET, इसके बिना आप वेब एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते. इसके अंदर वेब से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए उससे रिलेटेड बहुत सारे नेम स्पेसेस, DLLs वगैरह यहाँ पर अप्लाइड है, जैसे HTTP, होस्टिंग. ठीक है, वेब से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आपकी MVC, क्रिप्टोग्राफी और बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर अप्लाइड है. तो ये दो मेन हमारी लाइब्रेरीज हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं. Note contain the target framework that your project is designed to run on. We have created an ASP.NET Core MVC. तो दो लाइब्रेरीज आपको मिलेगी. अगर आपको इसका वर्जन या कुछ भी चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके F4 की प्रेस करोगे. F4 से प्रॉपर्टी, ये कहाँ पर स्टोर्ड है लाइब्रेरी आपके सिस्टम में और उसका करंट वर्जन क्या है आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो आपका जैसे अभी हम 8 यूज कर रहे हैं तो हमारी सारे वर्जन्स 8.0 फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है. तो F4 से प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होती है. तो ये हो गए हमारे फ्रेमवर्क्स. ठीक है, यू कैन एक्सपैंड ईच नोड, वो हमने कर दिया. अब आता है नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज फोल्डर. अगला फोल्डर है आपके सिस्टम पे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के आगे एक छोटा सा एरो है, एरो पे क्लिक करोगे तो वहां आपको एक फाइल दिखेगी लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन. ठीक है, प्रॉपर्टीज नोड इंक्लूड लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल. ये आपकी विजुअल स्टूडियो प्रोफाइल्स है. विजुअल स्टूडियो के थ्रू जब हम काम करते हैं तो लॉन्च सेटिंग में मल्टीपल प्रोफाइल्स डिफाइन होते हैं. इट हेल्प्स डेवलपर टू कॉन्फ़िगर द डीबगिंग एंड लॉन्च प्रोफाइल ऑफ देयर ASP.NET एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट सच एज डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन. ठीक है, डिफॉल्ट लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन आपको यहाँ पर मिलेगी. आप क्लिक करोगे, हर किसी के में अलग अलग ऑप्शंस होंगे इसमें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा. जैसे मेरे सिस्टम में अब इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है स्कीमा, फिर होता है प्रोफाइल और प्रोफाइल्स, स्कीमास एंड प्रोफाइल्स. अगर आप प्रोफाइल्स चेक करोगे तो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया 3 है, HTTP, HTTPS एंड IIS. तो वही 3 प्रोफाइल्स यहाँ पर आपके बन रहे हैं. एक है आपका HTTP, एक है HTTPS और एक है IIS एक्सप्रेस. ठीक है, अभी जब हमने रन किया था तो HTTPS पे हमारा पोर्ट क्या था 7024, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा था. इट वाज बीइंग डिसाइडेड फ्रॉम दिस पोर्शन. यहाँ से हमारा HTTPS डिसाइड हो रहा था कि, तो आप जब भी आप सबके सिस्टम में अलग अलग आ रहा होगा, हम नई एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें ये पोर्ट अलग होगा. विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके दे रहा है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, हमारी एप्लीकेशन की URL क्या होगी, अगर वो HTTPS पे है तो SSL पोर्ट आपका क्या होगा. जब अगर हम IIS एक्सप्रेस पे देखते हैं तो IIS पोर्ट हमारा, उसका पोर्ट ये बन जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर अलग से एक सिक्योर सॉकेट लेयर पोर्ट होता है. तो वो पोर्ट आपका कहाँ पर डिफाइंड हो रहा है. इन सब के अंदर कुछ कॉमन चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, जैसे कमांड नेम, .NET मैसेज, रन मैसेज, लॉन्च ब्राउजर, एप्लीकेशन URL एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल.
एनवायरमेंट वेरिएबल, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। ये हमारी लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है। इसको मैं थोड़ी देर में लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन को डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद अगली फाइल होती है, अगला फोल्डर आपको जो दिखता है वो है www रूट फोल्डर। www रूट फोल्डर जो है बाय डिफॉल्ट www रूट इसका नाम फिक्स है, इसका नाम www, ये भी एक फोल्डर है, लेकिन जैसे आप इसका नाम www रूट करते हो तो इसका आइकन आपका चेंज हो जाता है। आइकन कुछ कुछ इंटरनेट से मिलता हुआ आइकन है, जैसे इंटरनेट होता है ना, तो इंटरनेट, और इंटरनेट आपका लोकल सिस्टम या लोकल इंफ्रा पे डिफाइन करेगा। तो ये आपका स्पेशल फोल्डर है, इसको बोलते हैं वेब रूट फोल्डर। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का वेब रूट फोल्डर है। इट कैन बी एक्सेस, अगर हम इसमें कुछ भी स्टोर करते हैं उसको हम रिलेटिव पाथ, विद रिलेटिव पाथ टू दैट रूट एक्सेस कर सकते हैं। और इसलिए इसके अंदर आपकी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कोई इमेजेस वगैरह हमें स्टोर करनी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, जेक्वेरी फाइल है, बूटस्ट्रैप फाइल है, वो सब यहाँ पर स्टोर की जाती है। क्योंकि हमने एमवीसी टेम्पलेट चूज किया था, आपको विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी बिल्ट इन सपोर्ट दे रहा है, वो बूटस्ट्रैप आपके उसमें लाइब्रेरी डाउनलोड करके दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो इसके अंदर और बहुत सारे सब फोल्डर्स दिखेंगे, जैसे सीएसएस, जेएस, लाइब्रेरी। तो आपके एप्लीकेशन की डिफॉल्ट सीएसएस फाइल, डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट फाइल खाली होगी, अभी फिलहाल उसमें कुछ नहीं है। सीएसएस साइट डॉट सीएसएस में छोटा मोटा स्मॉल चीजें लिखी हुई है, कुछ खास नहीं है इसमें, इससे कुछ खास नहीं होगा। एक फोन साइज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कोई बटन वगैरह का फोकस, एक्टिव, ऐसा कुछ छोटा मोटा कलर वाला डिफाइन कर दिया, ये तो सीएसएस और जेएस है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक लिब फोल्डर है, जिसको आप चेक करो तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिए जो भी फाइल्स चाहिए होती है उनकी जावास्क्रिप्ट, जेएस फाइल्स चाहिए होती है डायनामिक बनाने के लिए, फिर आपकी जेक्वेरी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए चाहिए होती है, डिस्क के अंदर आपको जेक्वेरी मिल जाएगी, एंड देन आपको जेक्वेरी वैलिडेशंस, ऑब्ट्रॉप्सिव, बिना इसके तो रिस्पॉन्सिव बनता नहीं है ना, जेक्वेरी तभी चलती है जब हम ये सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरीज आपको ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिल रही है। अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज एक्सेस करते हैं, अगर हम यहाँ कोई फाइल एक्सेस करते हैं, जैसे सीएसएस के अंदर साइट डॉट सीएसएस है, तो इस फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। आप www रूट फोल्डर है, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम वेब, सिर्फ इसके अंदर जो है वही हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है css डॉट साइट डॉट css, ये फाइल आपको यहाँ पर रीड होगी। लेकिन अगर हम कोई और फाइल को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर आपके इसमें शेयर्ड व्यूज के अंदर या मॉडल व्यूज फोल्डर, व्यूज के अंदर शेयर्ड के अंदर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एचटीएमएल है, ये भी एक एचटीएमएल फाइल है, या ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, ये हमारे रूट फोल्डर पे ही है ना, ये www बाहर है, ये रूट फोल्डर से बाहर है। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें कि प्रोग्राम डॉट सी एस, तो प्रोग्राम डॉट सी एस आपको नहीं शो करेगा, वो बोलेगा कि ऐसी कोई फाइल नहीं है। तो हम सिर्फ www रूट फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहां पर हम डेटा जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में भी और आगे बात करते हैं। तो www रूट फोल्डर हो गया। तो अगर आपको मतलब आप ये समझ लो, आप ये आपका, अगर आपने पुराने वर्जन्स पे काम किया है तो वहां कंटेंट नाम से फोल्डर होता था, जिसमें कि हम CSS इंस्टॉल करते थे, और स्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर होता था जिसमें जावा स्क्रिप्ट रखते थे। इमेजेस करके फोल्डर हम कहीं पर भी रख सकते थे, क्योंकि हर वेबसाइट में ये सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। आपको इमेजेस चाहिए, आपको CSS चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट फाइल्स चाहिए, मतलब .js, .css एंड इमेजेस PNG वगैरह आपको इंस्टॉल करनी होती है ना, उसके बिना तो वेबसाइट अच्छी बनेगी नहीं। तो उसके लिए अलग अलग जगह थी। अब यहाँ पर MVC में www root इज द फोल्डर, वेब एप्लीकेशन .NET कोर में फोल्डर का नाम क्या है, www root। अगर इस फोल्डर का नाम इसके अलावा आप कुछ और रखोगे तो आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी, आपको अपने एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। तो जरूरत है नहीं, बहुत जरूरत पड़ती है तो हम
कर सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, जो भी सीएसएस चाहिए, जो भी बूटस्ट्रैप फाइल चाहिए, आप जो इमेजेस स्टोर करना चाहते हो, आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि हम कई बार हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लो आप यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसका रिज्यूम जैसे एक जॉब naukri.com टाइप है, तो आप बोलो रिज्यूम अपलोड कर दो, तो अपलोड करके कहीं तो सेव करेंगे ना, तो सेव करके हम उसको कहाँ रख सकते हैं? आपको सिर्फ एक ही जगह जहां आप खुद से डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट इज योर www रूट फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर बना सकते हैं। वेब के थ्रू और किसी फोल्डर में डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, स्टैटिक कंटेंट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी हमें एक मिडलवेयर कंपोनेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीन फोल्डर्स दिखते हैं, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। वी आर गोइंग टू क्रिएट एमवीसी एप्लीकेशन। एमवीसी में एमवीसी का क्या मतलब होता है वो तो बाद में, यहाँ पर आपको कंट्रोलर, मॉडल और व्यू मिलेगा। कंट्रोलर में आपको एक फाइल मिलेगी .cs होम कंट्रोलर, मॉडल में आपको एक मॉडल मिलेगा एरर व्यू डॉट मॉडल, और व्यूज में आपको और दो सब फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ जो फाइल्स है उनके एक्सटेंशन है CSHTML। ठीक है, तो ये आपकी प्योर सी शार्प फाइल्स है, ऊपर वाली होम कंट्रोलर और एरर व्यू कंट्रोलर्स, और बाकी जो नीचे है ये रेजर पेजेस कहलाते हैं। व्यू के अंदर जो फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं, दीज फाइल्स आर रेजर पेजेस। रेजर पेजेस जो होते हैं उनका एक्सटेंशन, अगर हम सी शार्प यूज कर रहे हैं तो CSHTML, अगर हम VB कर रहे हैं तो VBHTML होता है। ये इसमें आपका HTML, इसमें आप कह सकते हो कि इट इज केवल प्योर HTML कोड नहीं है, इट इज HTML प्लस एम्बेडेड सी शार्प, एम्बेडेड सी शार्प कोड होगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें से अब HTML, हमारा जो ब्राउजर होता है वो केवल क्या समझता है, उसको सिर्फ HTML आती है, CSS आती है और जावास्क्रिप्ट आती है, ब्राउजर को नहीं आता सी शार्प। तो हमारा HTML पेज को वो डायरेक्ट रन नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता, उसके लिए इसको यहाँ पर रेजर, पहले ASP.NET इंजन होता था .NEट फ्रेमवर्क में, यहाँ पर उस जो पार्ट, जो कंपोनेंट आपके रेजर कोड को, सी शार्प कोड को HTML में कन्वर्ट करेगा, जो कि ब्राउजर समझ सके, उसको कहते हैं रेजर व्यू इंजन। ठीक है, तो रेजर व्यू इंजन कोड को अलग करने के लिए @ सिंबल यूज होता है, कैसे यूज होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ कंपोनेंट फोल्डर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिखती है रूट डायरेक्टरी में ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये हमारे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पुराने वर्जन्स में ये वेब डॉट कॉन्फ़िग होती थी, इसका नाम होता था web.config, और वहां पर उसका फॉर्मेट था एक्सएमएल फॉर्मेट, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होती थी, लेकिन ये जेसन फॉर्मेट फाइल है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यूज फॉर .NET एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ASP.NET कोर एंड ASP.NET 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी वर्जन्स हम यूज कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, अभी भी वर्जन में जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और उनके पैरामीटर्स स्टोर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर हम स्टोर करते हैं डेटाबेस कनेक्शन करना है हमने, तो हमें जिस भी डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस से आपको पता है एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट कैसे करते हो। एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, आपके सर्वर का एक नाम होता है, एड्रेस होता है, तो तभी कनेक्ट कर सकते हैं ना। फिर उसमें हम एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे काम करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से देंगे, हम इस ऐप सेटिंग में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशंस वगैरह करने हैं, उनकी सेटिंग्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। जो हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखते हैं, इट अलाउज डेवलपर टू यूज जेसन फॉर्मेट्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ कोड। तो कोडिंग के फॉर्मेट में लिखने की बजाय प्लेन इंग्लिश टाइप की वैल्यू पेयर्स में यहाँ हम डेटा लिखते हैं। इसमें कुछ लिखना और अपडेट करना आसान होता है, एप्लीकेशन को बिना मॉडिफाई करे, सोर्स कोड को बिना मॉडिफाई करे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपका डेटाबेस की यूजर आईडी पासवर्ड चेंज हो गया कुछ हो गया, तो आपको कोड में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस सेटिंग में जाकर आपने चेंजेस कर दिए, तो दैट चेंजेस विल टेक प्लेस।
ठीक है, तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन होती है यहाँ पर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फाइल होती है प्रोग्राम डॉट सी एस। जैसे कंसोल एप्लीकेशन पे थी वैसे ही ये भी है, लेकिन वो बहुत सिंपल सी फाइल थी, उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कोड लिख रहे थे। इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड से जो हमेशा होंगे, मिनिमम लाइन ऑफ कोड, उसके बिना आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। ये हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। अगर आप इसको ओपन करोगे आपको बहुत सारा कोड लिखा दिखाई पड़ेगा। आप जब कंसोल में ओपन कर देते तो एक हेलो वर्ल्ड लाइन थी, हम उसको डिलीट कर देते थे पूरा और सारा कोड अपना लिखते थे। यहाँ आप इसको डिलीट नहीं करोगे, ये जैसा है इसे वैसे ही लिखे रहने देंगे। इसमें हम नई चीजें ऐड करते हैं बट अभी उसमें टाइम है, पर हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। ये हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। ये बेसिकली आपकी कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में चेंज करने का काम करती है। ठीक है, इसकी वजह से ये वाला विंडो ओपन हुआ था। ये ओपन हुआ था, इसको क्लोज, इसको हम ऐसे बंद भी नहीं करते। तो लास्ट फाइल होती है हमारे उसकी एंट्री पॉइंट ऑफ एन एप्लीकेशन ASP.NET core web application console application that builds and launches a web application। ठीक है, कोर वेब एप्लीकेशन एक्चुअली एक कंसोल एप्लीकेशन होती है जो कि बिल्ड करती है आपके वेब एप्लीकेशन को और लॉन्च करता है, आपके वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करने का काम करती है। ये आपकी जनरली .NET कोर में टॉप लेवल स्टेटमेंट है। एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो एक एक करके कमांड्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वो रन होते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके जो भी लिखा है हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो क्या है, तो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया पूरे कोड का। अब हम यहाँ पर एक एक करके फोल्डर्स, लॉन्च सेटिंग, प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके www रूट फोल्डर पर। www रूट फोल्डर जो है इस core project is treated as a web root folder. Static files can be stored in any folder। ये मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया। इसके अंदर आप कोई फोल्डर लिख रहे हो तो यहाँ पर अगर कोई भी फाइल है यू कैन जस्ट हैंडल इट। आप लोकल पोर्ट CSS अभी दिखाई थी, app.css करके हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे। आप यहाँ पर कोई इमेज डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, लेट्स से हमने यहाँ पर www रूट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक किया, ऐड किया एक न्यू फोल्डर, तो यहाँ एक फोल्डर आ गया इमेजेस। ठीक है, मुझे वेबसाइट में अपने इमेज यूज करनी थी। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से इमेज होनी चाहिए, तो ऐड पे गए और बोला एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग में जाके मेरे सिस्टम में से जाकर मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर स्टोर कर दी। तो ये इमेजेस मेरे यहाँ पर सिस्टम में आ गई। इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कुछ HTML पेज बनाया, ऐड न्यू आइटम, मैंने बोला यहाँ पर HTML। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, डायरेक्ट उस पे बना लिया। या फिर क्या करें, HTML पेज नहीं, डायरेक्ट नहीं बनाते हम, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादातर क्या करते हैं, फोल्डर्स बना लेते हैं और फोल्डर्स में रखते हैं। इसको मैंने पेजेस में डाल दिया। तो हम इसको रन करेंगे। www रूट फोल्डर है, यहाँ कुछ भी डालोगे आप उसको नॉर्मल जैसे डेटा को एक्सेस करते हो वेबसाइट के, इस फोल्डर में कुछ भी है तो URL लिख के आप उसको हैंडल करके, आपको लोकेशन पता है, यू कैन ब्राउज इट। जैसे हमने CSS डॉट साइट किया था, अभी मैंने कहा इमेजेस emp1.png, तो इट विल शो। आपने बोला यहाँ से emp3.png, तो वो भी आ गया जो डेटा जो अवेलेबल है। आपने बोला यहाँ से pages/html, क्या नाम दिया था मैंने, नाम तो चेंज किया नहीं था शायद इमेज का, दैट इज html page.html। तो आई कैन html page.html। अच्छा, जब हम यहाँ लिखते हैं तो वो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होता है।
ठीक है, बट हम यहाँ HTML पेज नहीं बनाते, यहाँ CSS HTML पेज बनेंगे। इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी लिख रहे हो तो डायरेक्ट आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये पेज आपका अगर कहीं और होता तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये क्यों कर पा रहे हैं, इसका भी रीजन है। आप ये www रूट फोल्डर में जो डेटा है उसे यूज कर पा रहे हो, क्योंकि program.cs में एक लाइन लिखी है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फाइल, ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल। जैसे हमने रीडायरेक्शन को हटाया था, ये रीडायरेक्ट करता है। हर लाइन का यहाँ एक मतलब है। इस लाइन की वजह से हम ये काम कर पाते हैं। ये जो लिखे हैं इनका भी एक ऑर्डर है कि कौन सा कमांड किस लाइन पे लिखा होता है। ये स्टैटिक फाइल की वजह से हम www रूट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप इसको हटा दोगे तो यू कैन नॉट यूज, तो आपको www रूट, और लेकिन ये होना जरूरी है वरना आपकी CSS वगैरह काम ही नहीं करेगी। अभी हम एप्लीकेशन को दोबारा से बिल्ड करते हैं। मैंने स्टैटिक फाइल्स हटा दिया, एप्लीकेशन को बिल्ड किया, क्लीन बिल्ड करके रीबिल्ड कर देते हैं। क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो आपका ब्राउजर कैश में पहले से स्टाइल शीट्स होती है ना, वो वहीं से रीड कर लेगा। अब आप फिर से रन करो। हाँ, ब्राउजर कैश रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक दो बार करना पड़ जाता है। तो देखो अब यहाँ पर आपका सारा का सारा बूट्स पहले दे रहा था, अच्छे से स्टाइल्ड आ रही थी एप्लीकेशन, नेविगेशन बार बन के आ रही थी, सब कुछ आ रहा था। कुछ नहीं आया यहाँ पर। आप F12 करके यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पर कोई आपकी स्टाइल शीट वगैरह जो है, कोई भी चीज आपकी यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोड नहीं हुई है। स्टाइल शीट वगैरह आपकी अप्लाइड नहीं हो पा रही है। ये CSS फाइल्स उसको नहीं मिली क्योंकि स्टैटिक फाइल्स को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अगर आप वही लिखोगे इमेजेस और ये फाइल्स लिखोगे, इट विल नॉट एबल टू रीड दीज फाइल्स, क्योंकि स्टैटिक फाइल कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो रीड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप दोबारा से आप इसको हटा देते हो, स्टैटिक फाइल्स को ले लेते हो, आप क्लिक करते हो, तो हर एक लाइन का अपना कुछ मतलब है। एवरी लाइन हैज इट्स ओन मीनिंग। आप किसी भी लाइन को हटाओगे नहीं, यहाँ से रीड हुआ तो ये आपका प्रॉपर आ गया। अब देखो आपकी स्टाइल शीट्स वगैरह सब यहाँ पर अपडेट हुई है। नेटवर्क टैब पे चले जाओ ना।
ये देखो आपकी यहाँ स्टाइल शीट्स है ना, फोन डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, एवरी फाइल। अगर हम यहाँ पर कोई फाइल को क्लिक करते हैं तो वो लोड हो जाएगी। कहाँ से लोड हो रही है वो आप देख सकते हो, उसका लोड है ना, एक्चुअल फाइल कहाँ से आ रही है, EMP1 पोर्ट। तो www रूट जो है वो आपका वेब रूट फोल्डर पे आ जाता है और वहां से हम डिस्प्ले करते हैं। तो एवरी फाइल अगर आपको www रूट फोल्डर यूज, एक तो हमें www रूट फोल्डर में डालना है और फिर हमको उसके वहां से यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल पहले डॉटनेट 6 से पहले के वर्जन्स में एक फाइल होती थी प्रोग्राम डॉट सी एस होती थी और एक स्टार्टअप डॉट सी एस होती थी। स्टार्टअप डॉट सी एस में बाकी के कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में है, बाकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। वेब एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें यूज होती है, राउटिंग यूज होती है, फिल्टर्स यूज होते हैं और भी बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस जो थे एक एप्लीकेशन का स्टार्टअप के टाइम पे, कुछ आपको एनवायरमेंटल सेटिंग्स करनी है, कीज वगैरह, मिडलवेयर कंपोनेंट रजिस्टर करने, ये सब हम पहले करते थे। स्टार्टअप करके क्लास होती थी जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके फाइल होती थी। अब वो स्टार्टअप 6 डॉटनेट 6 ऑनवर्ड्स वो सब हट गया, ठीक है। अब एक ही फाइल है प्रोग्राम डॉट सी एस। तो आपकी राउटिंग वगैरह जो भी होना है, मिडिलवेयर कंपोनेंट जो भी ऐड होने हैं, ये सब कहाँ पर होंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर होते हैं। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल इन ASP डॉट नेट कोर MVC बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री पॉइंट ऑफ एन एप्लीकेशन है। इसका नाम भी चेंज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। इट कंटेन्स लॉजिक टू स्टार्ट द सर्वर एंड लिसन फॉर द रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन। ये सबसे पहले आपको आपके एप्लीकेशन को का एंट्री पॉइंट है। पहली फाइल जो कॉल होती है, इसके अंदर लॉजिक है जो कि आपका सर्वर, वेब सर्वर को स्टार्ट करता है और जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है ब्राउजर पे, जब हम URL लिखते हैं तो वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, तो उसको रीड करता है। रीड करके उसको चेक करता है, एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब चेक करता है और उसको पास ऑन करता है और फिर वहां से सर्वर से जो रिक्वेस्ट मिलता है उसको आपको डिस्प्ले करता है। तो every ASP.NET Core web application starts like a console application and then turn into web application। तो जब हम F5 करते हैं तो आपकी program.cs में एक एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होके रन होना स्टार्ट करता है। तो अगर आप कोई भी जैसे ASP.NET 7 ऑनवर्ड्स देखोगे तो आपको program.cs में ये डिफॉल्ट कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा। इतनी लाइंस आपको दिखेंगी दिखेंगी। पहली लाइन है, पहली लाइन में आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसका डेटा टाइप क्या है, ये आपका वेब बिल्डर एप्लीकेशन है जो कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। यहाँ पर हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं, ये आपके सिस्टम को होस्ट करने का काम करता है। ये आपका पहला लाइन है यहाँ पर, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। उसके बाद हम इसमें एक एक करके सर्विसेज ऐड करते हैं। सर्विसेज ऐड करने के बाद एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है। तो सर्विसेज ऐड होती है, सर्विसेज ऐड करने के बाद एप्लीकेशन, ये 3 लाइन आपकी मेन लाइन है। इनके बिना तो प्रोग्राम रन, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन बिल्ड हुआ। जब एप्लीकेशन बिल्ड होता है उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स स्टार्ट होती है, हम क्या कर रहे हैं, और लास्ट कमांड होता है app.run। app.run एक्चुअल आपके वेब सर्वर को स्टार्ट करने का काम करता है। उसके बीच में हमने बहुत सारे मिडिलवेयर कंपोनेंट्स ऐड ऑन किए हैं, एक एक करके उन मिडिलवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो देयर इज नो मेन मेथड क्योंकि हम टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो बेसिकली मतलब ये 3 कमांड तो बेसिक हो गए ही होंगे हर आपके एप्लीकेशन में। अगर मैं इसमें से हटा भी दूं, अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो अगर हम ये सब चीजें हटा दें यहाँ से, तो भी ये वेब एप्लीकेशन आपकी रन होगी। MVC एप्लीकेशन, अब वो प्रोग्राम CS और वो सब नहीं आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो ये आपका एक, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, 7024 को करना क्या है उसे पता नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं पेजेस, तो ये हेलो वर्ल्ड आपको दिखे, क्योंकि लोकल होस्टिंग स्टैटिक फाइल भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आगे हमें काम लिखना पड़ेगा, बट एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो बिल्डर एप्लीकेशन, और अगर बल्कि इवन ये भी हटा सकते हो, ये 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके बिना आपकी एप्लीकेशन रन करती ही नहीं है,
ठीक है, उसके बाद में आगे से क्या क्या करना है हम यहाँ पर एड ऑन करते हैं। तो ये क्या करता है, पहली लाइन आपकी जो है ये आपकी करती है, रजिस्टर करती है सर्विसेज विद द डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनिंग यूजिंग बिल्डर, मतलब आपका कॉन्फ़िगर मिडलवेयर यूजिंग ऐप प्रोजेक्ट। आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, स्पेसिफाइज टास्क, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर इसमें जो भी सर्विसेज है उनको हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद बोलते हैं रन करने के लिए। तो first line creates an object of web application builder with pre-configured details using create builder method। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर प्री डिफाइंड है, क्या प्री डिफाइंड है, उसके अंदर प्री डिफाइंड है कि आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, हमारा www वेब रूट फोल्डर कौन सा है, उसमें वेब रूट फोल्डर का नाम, आपकी रूट डायरेक्टरी, एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी जहां पर हमने अपनी एप्लीकेशन को सेव किया, वो हमारे एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी। तो ये सारी सेटिंग्स इसके ARG फोल्डर, ARGS कमांड के साथ जाती हैं। अगर हमें इन्हें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स जैसे ऐप सेटिंग डॉट जेसन, जो हमारी सेटिंग फाइल क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर डिफाइन होती है। द कंटेंट रूट एंड रीड एप्लीकेशन सेटिंग फाइल, कि हमारे भाई आपको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से पढ़ना है, वो उसको बता देता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाके पढ़नी है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में पढ़नी है। आपकी रूट फाइल कौन सी है, आपका फोल्डर का पाथ बता देता है एप्लीकेशन में से रीड करके। तो ये सब ये अपने आप कर देता है, ये आपका ARGS ये कमांड करता है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, बिल्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये यूज होता है एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है, जैसे कि हम MVC एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहां पर हम जो भी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे, तो वो कनेक्शन के लिए डिपेंडेंसी क्रिएट करना है। आपको कोई मिडलवेयर कंपोनेंट यूज करना है, आपको होस्टिंग एनवायरनमेंट चेंज करना है, आपको ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल या फेसबुक को यूज करना है, तो वो जो सेटिंग्स आपको करनी है, वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर जो है क्रिएट करते हैं। वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, वो बिल्डर के थ्रू होती हैं। तो बिल्डर का एक मेथड होता है सर्विसेज, सर्विसेज मेथड को कॉल किया जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने एक सर्विस ऐड की हुई है, दैट सर्विस इज क्या, दैट सर्विस इज ऐड कंट्रोलर विद व्यू। ऐड कंट्रोलर विद व्यू क्या करती है, दिस मेथड विल नॉट रजिस्टर सर्विस यूज फॉर पेजेस। ये आपकी सर्विसेज ऐड करती है, जैसे कि यहाँ पर आपकी एक सर्विस ऐड हो रही है, दिस सर्विस का नाम है ऐड कंट्रोलर। तो इज एन एक्सटेंशन मेथड है जो कि जो भी चीजें हमें एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए MVC सर्विसेज चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर टू डिपेंडेंसी इंजेक्शंस वगैरह जो भी चाहिए वो आपका रजिस्टर कर रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर MVC एप्लीकेशन। MVC के लिए हमें सर्टेनली कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल डेटा चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो वो आपकी एप्लीकेशन को इस काबिल बना रहा है कि आप MVC बना सको, आप MVC को यूज कर सको। तो योर एप्लीकेशन कैन यूज MVC आर्किटेक्चर, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर डिफाइन, फिर जो बीच में सबसे फिर आपके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन को बिल्ड। Application build method returns the object of web application using which you can configure the request pipeline using middleware and hosting environment that manage the execution of your web application using the web application object app। तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, एक ऐप बिल्डर डॉट बिल्ड। ये बिल्डर डॉट बिल्ड आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, ये बिल्ड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वेब एप्लीकेशन टाइप का। यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट मिला था, वेब एप्लीकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक वेब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन यू कैन कॉन्फ़िगर एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इट रन्स। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, या स्टेजिंग पे कर रहे हैं, या प्रोडक्शन पे कर रहे हैं। ये हम कहाँ से सेट करेंगे, ये हम सेट करेंगे लॉन्च सेटिंग से। यहाँ पर हमारा अभी एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट, बाय डिफॉल्ट हमारा एनवायरनमेंट होता है डेवलपमेंट। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे वेब पर पब्लिश कर दोगे, तब आप एनवायरनमेंट को कर सकते हो प्रोडक्शन। उसके बीच में टेस्टिंग के टाइम पे आप उसको रख सकते हो स्टेजिंग।
तो यहाँ 3 वर्ड्स होते हैं, या तो डेवलपमेंट होता है, या स्टेजिंग होता है, या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो आगे की सेटिंग्स जो हम program.cs में कर रहे हैं, वो सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पर क्या आएंगी, उसके बेस पर यहाँ पर हम उसमें सर्विसेज ऐड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा एक लिखी है, अगर हमारा एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट है तो आप क्या दिखाओ, आप उसको एरर्स को एक पेज पे प्रॉपर अच्छा सा सुंदर सा पेज, नहीं तो ये क्या करता है, हमें एक्सेप्शन पेज दिखाता है। एक एक्सेप्शन पेज दिखाएगा, अगर मतलब एरर डिवाइड बाय जीरो एरर आ गई, फाइल नॉट फाउंड आ रहा, एक्सेप्शंस थे ना रन टाइम, तो रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए एक अपने मिडलवेयर कंपोनेंट ऐड किया एनवायरनमेंट के नाम से। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रीड करेगा हमारा एनवायरनमेंट क्या है और उसके हिसाब से काम करेगा। तो आगे जो हमारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू आगे की सेटिंग्स हम यूज करेंगे। अब हर जगह हम आगे ऐप को यूज करेंगे, बिल्डर को नहीं यूज करेंगे। ऐप 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 जो वेरिएबल बना उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने यूज किया स्टैटिक फाइल्स, राउटिंग, ऑथराइजेशन, स्टैटिक फाइल्स मेथड कॉन्फ़िगर्स द मिडलवेयर, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राउटिंग के थ्रू एप्लीकेशन की राउटिंग सेट होती है, इसको हम आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं। मैप कंट्रोलर की वजह से हम जब यहाँ रन कर रहे हैं ना, तो डिफॉल्ट आप अगर कंट्रोलर को चेक करोगे, कंट्रोलर को हम कल देखेंगे, इसमें दो मेथड्स हैं, एक इंडेक्स और प्राइवेसी। जब हम इसको रन करते हैं तो पहला मेथड कौन सा कॉल होता है, होम कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसका मेथड कॉल होता है इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर पहले प्राइवेसी कर दूं, तो ये जब आप रन करोगे तो पहला पेज प्राइवेसी शो होगा। तो ये भी आपका एक मिडलवेयर कंपोनेंट है। तो मिडलवेयर कंपोनेंट से तो प्राइवेसी पहले शो हो रहा है, होम ऐसे क्लिक होगा, तो ऐसे यहाँ यूआरएल भी चेंज होती है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर ये मिडलवेयर कंपोनेंट्स है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन मिडलवेयर कंपोनेंट्स को थोड़ा और बेटर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही कल पढ़ा था, आज मैंने कवर कर दिया है। तो एक बार आप घर में देखना, नोट्स में ऑलरेडी आपको यहाँ तक का सेंड कर चुकी हूँ, उसको एक बार फिर से पढ़ लेना।